तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर को समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसे हम लोग किस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। आसानी से उसको समझने के लिए हम लोग आज आए हैं। ठीक है, देखिए हम लोग कैलेंडर में सबसे पहले महीना के बारे में देखते हैं। ठीक है, महीना तो हम लोग को पता है कि जैसे कि हमारे कैलेंडर में जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है और याद रखना पड़ेगा कि कौन से महीने कितने दिन का होता है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं जनवरी हमारा कितना का लगता है, 31 दिन का। फरवरी 28 और 29 दिन का। मार्च 31 का। अप्रैल 30 का। मई 31 का। जून 30 का। और जुलाई 31 दिन का लगता है और अगस्त भी 31 दिन का लगता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग में फिट करना है इसको कि जुलाई और अगस्त 2 महीना लगातार 31 का लगता है। उसके बाद में सितंबर 30 तारीख का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर 31 का। ठीक है, ये क्या हो गया, दिन हो गया। एक महीने में कितने दिन होते हैं, कौन से महीने में कितने, कौन से महीने में कौन कितने दिन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और खास करके आप इसको देखिएगा, अगस्त और जुलाई, जुलाई और अगस्त के 2 महीना 31 का लगता है लगातार। तो आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, विषम दिन। सबसे पहले विषम दिन होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो विषम दिन का मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए कि आज 1 तारीख है और 1 तारीख को सोमवार है, तो फिर से दोबारा सोमवार कब आएगा, 8 तारीख को सोमवार आएगा, 8 तारीख को सोमवार आएगा, फिर 15 तारीख को सोमवार आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस 7 दिन पर फिर से वही दिन आता है। जैसे इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद फिर से वही दिन जो होता है रिपीट होता है। ठीक है, तो अभी देखिए मान लिया जाए कि 31 दिन का महीना लगता है। अगर हम 31 में 7 से भाग लगाएं, अगर हम 31 में 7 से भाग लगाएं तो आप लोग देखिएगा कि 7 के 28, हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया। तो बस जो रिमाइंडर है यानी जो शेषफल है, जो शेषफल हमारा बच रहा है, उसी को हम लोग यहाँ पे कैलेंडर में विषम दिन कहते हैं। अब यहाँ से निकालिए, 3 हो जाएगा। फरवरी जब 28 का लगेगा तो शेषफल 0 आएगा, यानी कि रिमाइंडर जब 0 बचेगा तो विषम दिन 0 आएगा। और जब 29 का फरवरी लगेगा तो हमारा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिएगा, मार्च का 3 हो जाएगा, अप्रैल का 2, मई का 3, जून में 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। ठीक है, अब इसमें समझिएगा, तो चलिए यहाँ तक तो आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। महीना है, कौन सा महीने कितना दिन का लगता है और कौन से महीने में कितने विषम दिन आते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में ओड डे बोलते हैं, ओड डे। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे 28 और 29, फरवरी 29 तारीख को कब लगता है और 28 को कब लगता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को कुछ बातें जानना है। जैसे देखिए, सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष ऐसे ये इंग्लिश भाषा है, ऐसे इसको हिंदी में हम लोग अधिवर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है और लीप वर्ष में 366 दिन होता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ये समझना है कि लीप वर्ष में 366 दिन क्यों होते हैं। ठीक है, अभी जैसे देखिए हम आपको एक बात बताते हैं। यह हो गया सूर्य और ये पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी क्या करती है कि सूर्य के चक्कर लगाती है और अपने अर्श पे भी चक्कर काटती है। तो जब पृथ्वी अपने अर्श पर एक बार चक्कर काटता है तो क्या होता है, दिन और रात होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है। अपने अर्श पर एक बार चक्कर काटने में 1 दिन का समय लेता है। ठीक है, लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो इसे चक्कर लगाने में
365 दिन लगते हैं, यानी कि 1 साल लगता है, लेकिन एक्चुअल में 365 दिन नहीं लगते। चलिए हम लोग इस बात को समझते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाता है तो इसे एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है, और उसके बाद में 5 घंटे लगते हैं, और उसके बाद में 48 मिनट लगता है, और 46 सेकंड लगता है। जैसा कि अभी इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। 46 हम लोग मान के चलते हैं, ऐसे यहाँ पे 45.25 इसमें भी थोड़ा सा है। हम लोग इतना गहराई में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इतना पे समझते हैं, पृथ्वी को सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 365 दिन लगता है, 5 घंटे लगता है, 48 मिनट लगता है, और 46 सेकंड लगता है, ठीक है। तो हम लोग सामान्य वर्ष में 365 दिन लेते हैं, लेकिन लीप वर्ष कहाँ से आता है? तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि लीप वर्ष ये जो समय बचता है, यानी कि लगभग इसको हम लोग 6 घंटा मानते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 4 साल पर एक बार लीप ईयर आता है। अभी आप समझिए कि एक वर्ष में 6 घंटा बच गया, तो 4 साल में मान लिया जाए कि अभी ये 2001 है, ये 2002 है, ये 2003 है, और ये 2004 है, ठीक है। तो आप देखिए 4 साल पर अगर हम ये 6-6 घंटा को जोड़ दें तो हमारा 24 घंटा निकल जाता है, ठीक है। तो यही 24 घंटा एक दिन बढ़ जाता है 4 साल पे, जिसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। अब आगे समझिएगा, एक होता है शताब्दी लीप वर्ष, ठीक है। शताब्दी लीप वर्ष, तो शताब्दी लीप वर्ष में क्या होता है कि जैसे देखिए, अगर इसके अनुसार से हम लोग अभी तक जहाँ पढ़े हैं, अभी तक जो पढ़े हैं उसके हिसाब से हमारा 1900, 1700, 1800 ये भी लीप वर्ष होना चाहिए, क्योंकि 1900, 1700, 1800 को भी अगर हम 4 से भाग देते हैं तो वो पूरा पूरा कट जाता है। लेकिन शताब्दी लीप वर्ष क्या है? जो इस तरह के मान लीजिए कि 1600 हो गया, 2000 हो गया, 2400 हो गया। शताब्दी लीप वर्ष में क्या है? जो 400 से पूरा पूरा विभाजित होता है उसे शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गया। और ऐसे साधारण लीप वर्ष जो होता है, जैसे 2004 हो गया, 2008 हो गया, 2024 हो गया, 2028 हो जाएगा, अभी आएगा। उसके बाद में 1972 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं 2012 है, 2016 है, ये सब क्या है? लीप वर्ष है। लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष है, ठीक है। ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष है। ये क्यों लीप वर्ष नहीं है? क्योंकि अगर हम इसमें 400 से भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा कर नहीं कटेगा, लेकिन इसमें अगर हम 400 से भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसके वजह से ये लीप वर्ष है और ये लीप वर्ष नहीं है। जब शताब्दी हो जाए, जिस तरीके से, जैसे कहने का मतलब लास्ट में 2 जीरो है तो इसे शताब्दी हम लोग कहते हैं। तो जो शताब्दी वर्ष होता है उसमें हम लोग 400 से भाग लगाते हैं, और जो 400 से पूरा पूरा कट जाता है वो लीप वर्ष कहलाता है। जो 400 से पूरा पूरा नहीं करता है वो लीप वर्ष नहीं कहलाता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी देखिए आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा अभी देखिए थोड़ा सा ये भी बता देते हैं आपको। अब ये 400 साल होने के बाद में जो है, क्यों शताब्दी लीप वर्ष होता है? जैसे कि देखिए, हम लोग यहाँ पृथ्वी को, सूर्य को एक चक्कर लगाने में 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड लगता है, लेकिन हम लोग इसको लगभग में 6 घंटा ले लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा जो समय लिए, यही 400 साल में जा करके यहाँ इस तरीके से, यही 400 साल जब होता है तो एक दिन हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ में हम लोग थ्योरी भी समझते चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अभी सबसे पहला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा
कि निम्नलिखित में कौन लीप वर्ष है। क्वेश्चन आएगा लीप वर्ष है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में कौन लीप वर्ष है। तो अभी हम लोग अभी आप इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा और पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन लीप वर्ष है। तो हम लोग अभी समझे थे कि जब शताब्दी हो तो 400 से पूरा पूरा कटना चाहिए। अभी देखिए 400 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो इसलिए लीप वर्ष नहीं होगा। ये भी 400 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो नहीं होगा। अभी देखिए 1600 जो है ये 400 से पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए हमारा लीप वर्ष ये है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीप वर्ष है, देखिए 2001 हो गया, 2006 हो गया, 2012 हो गया, डी में 2014। बताइए कि इसमें से लीप वर्ष कौन है। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि जब शताब्दी नहीं हो तो जो 4 से पूरा पूरा कट जाए वो लीप वर्ष होता है। ये 4 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए हमारा आंसर 2012 हो जाएगा। तो अभी आपको लीप वर्ष लगभग समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए अगर हम लोग 365 को 7 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 बचता है, यानी हमारा शेषफल 1 बचता है, यानी कि ये हो गया सामान्य वर्ष के लिए। अभी देखिएगा लीप वर्ष के लिए, जब हम लोग 366 में 7 से भागा देते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है, यानी हमारा शेषफल 2 बचता है। अभी देखिए हम लोग 7 को से ही भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, अभी देखिएगा मान लीजिए कि 1 तारीख को संडे है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, फिर उसके बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अभी आप देखिए ये हमारा सप्ताह का 7 दिन होता है। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अभी देखिए 1 तारीख को अगर संडे है तो बाद में फिर से 8 तारीख को संडे आया, यानी कि 7 दिन बाद फिर से क्या आया, संडे आया। उसके बाद में फिर 15 तारीख को संडे है, यानी कि 8, 7, 15। यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि हर 7 दिन के बाद फिर से वही दिन आता है। ठीक है, इसलिए हम लोग 7 से भाग दे करके जो शेषफल बचता है उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं। अभी जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, मान लीजिए 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो अभी आप इसको क्या कीजिएगा, दोनों माह जो है महीना सेम है। ठीक है, तो 1 साल पूरे पूरे क्या है इसमें बढ़ गया है। ठीक है, तो 1 साल जब इसमें बढ़ गया है तो आपको पता होगा कि 1 साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग 365 को 7 से भाग लगाते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर 1 बचता है, यानी कि इसमें हम प्लस 1 दिन जोड़ दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार। यानी 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2002 को मंगलवार है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया जाए
1 जनवरी 2001 को सोमवार है। इकतीस दिसंबर 2001 का कौन सा दिन आएगा? ठीक है, 1 जनवरी 2001 को सोमवार है और 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन आएगा? चलिए आपको इसको समझना है। ठीक है, देखिए 1 जनवरी 2001 से लेकर के 31 दिसंबर 2001 तक जब हम लोग जाएंगे तो पूरा 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक में हमारा कितना दिन होता है? 364 दिन होता है। और जब हम लोग 364 दिन को 7 से भाग लगाएंगे तो आप लोग देखिएगा शेषफल 0 बचा है, यानी कि इसमें 0 ऐड करेंगे यानी सोमवार ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि जो सामान्य वर्ष है, जैसे ये सामान्य वर्ष है, तो जो सामान्य वर्ष है उसका जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है। मान लीजिए कि 2001 है या 2003 है या 2005 है या 2007 है, तो इस तरीके से सब सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। तो जो सामान्य वर्ष है, जो 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 31 दिसंबर का वही दिन होगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे देखिए मान लिया जाए 1 जनवरी 2001 को सोमवार है। 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये निकालना है। तो आपको समझना चाहिए कि जैसे देखिए 2001 से 2007 में हमारा कितना हो गया? कितना दिन आ गया? 6 दिन आ गया। 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7, यानी कि प्लस 6 दिन हो गया। अब देखिए इसमें बीच में एक लीप ईयर भी आएगा, 2004 आएगा। इसमें देखिए 2004 एक लीप ईयर भी बीच में आएगा, तो लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है क्योंकि 29 का महीना फरवरी लगता है, तो इसमें प्लस 1 दिन और करेंगे यानी 7 दिन बढ़ जाएगा। तो 7 दिन यहाँ पे प्लस करेंगे, तो हम या तो 7 दिन प्लस करें या 0 करें। जैसे कहने का मतलब 7 में अगर 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। यानी कि सोमवार में हम +7 करें या 0 बढ़ाएं, हमारा सोमवार ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए अभी और आगे चलते हैं। अब इसमें अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है 5 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो अभी आप इसको कैसे बनाइएगा? साल तो सेम है, साल दोनों 2001 है। ठीक है, लेकिन यहाँ 1 जनवरी था और यहाँ 5 मार्च हो गया है, तो हमको ये निकालना है कि 1 जनवरी से 5 मार्च में कितने दिन होंगे। तो सबसे पहले 1 जनवरी से जनवरी में कितना दिन बच गया? 30 दिन बच गया। फरवरी 2001 है यानी कि सामान्य वर्ष होगा, तो फरवरी 28 का महीना लगेगा। ठीक है, और मार्च कितने तारीख को पूछ रहा है? 5 तारीख को, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब हम लोग देखिए, अभी जब हम लोग इसे 7 से भाग देंगे तो इसमें सचो के 28 रिमाइंडर 2 बचेगा, 28 0 बचेगा और ये 5 का 5 बचेगा, यानी 5 और 2 7, 7 के लिए 0, यानी यहाँ 7 बढ़ाइए या 0 बढ़ाइए, क्या रह जाएगा? सोमवार ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अभी जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2001 को सोमवार है। ठीक है, तो 5 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो इसको निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि 1 जनवरी, इसको हम लोग किस तरीके से निकालेंगे? पहले लिखिए 1 जनवरी 2001 को मान लेते हैं कि सोमवार है। ठीक है, तो
1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? पहले 2 साल बढ़ गया, ठीक है, तो 2 साल के लिए हम लोग कितना प्लस करेंगे? 2 प्लस करेंगे, क्योंकि बीच में कोई लीप ईयर नहीं है, तो +2 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में 5 मार्च 2003 है, तो 1 जनवरी 2003 से 5 मार्च के लिए हम लोग चलेंगे, तो देखिए इसमें कितना प्लस होगा। अब देखिए जनवरी में हमारा कितना बच गया? 30 दिन। फरवरी में कितना बच गया? 28 दिन। और मार्च में कितना बच गया? 5 दिन, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, रिमाइंडर इसमें कितना बचेगा? 2 बचेगा, इसमें 0 बचेगा, और ये 5 का 5, यानी कि 2 2 4 और 5 9। तो यहाँ पे हम लोग जब 9 आया तो इसको भी 7 से काट दीजिए, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2, यानी कि हम लोग यहाँ +2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? सोमवार में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? बुधवार, ठीक है। आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब एक रिवर्स का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए, मान लिया जाए पाँच मार्च 2003 को सोमवार है, तो 1 मार्च 2003 को कितना होगा? यहाँ पे 1 जनवरी कर दीजिए, ठीक है। पहले कैसे करते थे हम लोग? पहले यहाँ से यहाँ आते थे, लेकिन अभी क्या है कि 5 मार्च 2003 को सोमवार दिया है और 1 जनवरी 2003 का पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो शेषफल हम लोग का निकलता था उसे हम लोग प्लस करते थे, लेकिन इसमें जो शेषफल निकलेगा उसको हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। अभी देखिए समझ में आ जाएगा। अब 1 जनवरी से 5 मार्च जाएंगे, तो 1 जनवरी से जनवरी में कितना बच गया? 30 दिन। फरवरी में कितना बच गया? सामान्य ईयर है तो 28 दिन। और कहाँ तक जाना है? 5 मार्च तक जाना है, तो 5 हो गया। इसमें रिमाइंडर 2 हो गया, इसमें 0 हो गया, और इसमें 5 के 5 रह जाएगा, यानी रिमाइंडर 7 या 0। 7 या 0 आ गया तब तो कहना ही नहीं है, वही आ जाएगा। 7 या 0 जब रिमाइंडर बचता है तो सोमवार को सोमवार आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ 17 जनवरी 2003 पूछ रहा है, तो अभी देखिए 5 मार्च 2003 को सोमवार है, तो 17 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था, ऐसा क्वेश्चन है। तो 17 जनवरी को, तो इसमें अभी देखिए जनवरी में कितना दिन बच गया? 14 दिन जनवरी में बच गया, 28 दिन फरवरी में बच गया, और 5 दिन मार्च का पूछ रहा है। अभी देखिए जब हम लोग इसको 7 से भाग लगाएंगे तो इसमें रिमाइंडर 7 दूनी 14 नहीं बचेगा, 7 चौका 28 नहीं बचेगा, रिमाइंडर हमारा क्या बच गया? सिर्फ 5 बच गया। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे जब रिमाइंडर हमारा 5 बच गया तो इसको माइनस में 5 लिखेंगे, यानी कि सोमवार में से -5 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा खेल समझिएगा, अगर हम लोग -5 करें या इसी को +2 करें, बात बराबर है, ठीक है। अभी जैसे देखिए अगर सोमवार में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? बुधवार आएगा। अगर आप सोमवार में -5 दिन भी कीजिएगा तो आपका आंसर बुधवार ही आएगा। इस तरीके से आपको समझना है। जब अगर रिवर्स का क्वेश्चन अगर इस तरीके से दिया जाता है, अगर रिमाइंडर हमारा -4 बचता है तो हम लोग उसको +3 लिख सकते हैं, -1 बचता है तो इसको +6 लिख सकते हैं, -3 बचता है तो इसको +4 लिख सकते हैं। इस तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी कैलेंडर का एक क्लास 1 था,
अभी जल्द ही क्लास 2 लेके आएंगे। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्ट जैसे पूछ देता है कि जैसे मान लिया जाए कि पूछ दिया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, यह कहने का मतलब आपका अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना है, या कोई सा भी दिन 14 जनवरी 1907 या कुछ भी डायरेक्ट अगर इस तरीके से क्वेश्चन देता है और डायरेक्ट पूछ देता है कि इस दिन कौन सा दिन है, तो हम लोग कल के क्लास में उसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है।